हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि कल हमने जो हमारा यूनिट 2 है उसको कंप्लीट किया है। जो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है उसका जो यूनिट 2 है उसको हमने कल कंप्लीट किया। और मैं आज आपका जो यूनिट 3 है उसको उठाने वाला था, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे और मैंने खुद भी सोचा कि हमें पहले जो हमारा यूनिट 2 है उसके कुछ एमसीक्यूज करने चाहिए, ताकि जो जिन स्टूडेंट्स लेक्चर्स देखें उनको भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो और आपको एक आइडिया मिले कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो ये लेक्चर है इसमें मैं 2 4 5 एमसीक्यूज ही कराऊंगा और इसके बाद मैं आपका और एक लेक्चर अपलोड करूंगा, आप जाके वो भी देखिएगा। उसमें मैंने 30 से 35 एमसीक्यूज कराए हैं आपके, आप जाके वो भी देखिए। मगर उसमें मैंने अच्छे से एमसीक्यूज के ऑप्शंस को नहीं समझाया है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा है, और इस लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर ज़रूर बोलना कि कैसे आपको समझ आता है, वैसे आपको अच्छे से समझ आता है या ऐसे इस लेक्चर की मदद जैसे इस लेक्चर में मैं पढ़ाता हूँ आपको ऐसे आपको समझ आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेंडर इनइक्वलिटी इशू। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो दर्शाता है कि इन जो जेंडर इनइक्वलिटी को दर्शाता है। इनइक्वलिटी होती है भेदभाव, फर्क जब करते हैं हम। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जब हम जैसे हमने अपने घर पे काम करने के लिए 2 मजदूर लाए, अगर हम उन दोनों को उन्होंने सेम काम किया, 5 घंटे उसने भी काम किया, 5 घंटे दूसरे ने भी काम किया, फिर हम उनको सेम तनख्वाह दिए, तो वो इक्वालिटी हुई। वो इनइक्वालिटी कैसे हुई? अगर उनको डिफरेंट तनख्वाह दे तो वो इक्वालिटी हुई। अगर सेम तनख्वाह दे दोनों को तो इक्वालिटी हुई। तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो गलत होता है, ये इक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी का ऑप्शन नहीं है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, ये भी इक्वालिटी का ही ऑप्शन है, ये इनइक्वालिटी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत होते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है दैट इज जेंडर मेनस्ट्रीमिंग, ये भी इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी का इशू नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत होता है। इसके बाद है हमारा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एक जेंडर इनइक्वलिटी का इशू है। अगर इसका मीनिंग हम देखें तो इसका मीनिंग यही है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मीनिंग यही होता है कि जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें जो लोग हैं उनमें ऐसे कुछ थॉट्स होते हैं, गलत थॉट्स होते हैं किसी चीज़ के रिलेटेड, किसी रोल के रिलेटेड, जिससे क्या होता है, जिससे उस इंसान की या उस चीज़ उस इंसान की ज़िंदगी में बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती हैं। जैसे एक लड़की अगर कॉलेज आती है तो जो बहुत सारे सोसाइटी में हमारे लोग हैं, ये मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं वो उनकी थिंकिंग गलत होती है, उससे क्या होता है, उससे उस लड़की के ज़िंदगी में रुकावटें आती है। और जब वो रुकावटें आती है तो उसको जो जो उसकी डेस्टिनी है वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि घर वाले भी फिर बोलते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर हम बात करें, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड्स विच आर्टिकल रिगार्डिंग जेंडर इक्वलिटी। जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने की थी? हमारे यूएनओ ने, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो किसको दर्शाता है? जेंडर इक्वलिटी को। तो अगर हम उस आर्टिकल की बात करें तो वो है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 यूएन जो ह्यूमन राइट्स का दर्शाता है किसको? जिसमें बताया गया है जेंडर इक्वलिटी के रिलेटेड, कि हर जेंडर को में इक्वलिटी होनी चाहिए, हर एक जेंडर को अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्रेड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट विच स्टेज ऑकर्स एज टू 3 to 6 years। कौन जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की थ्योरी दी है फ्रेड ने, उसमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, 3 to 6 years तक चलती है। तो वो है हमारी, अगर आपने लेक्चर देखा है तो वो है हमारी फालिक स्टेज। फालिक स्टेज एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट सजेस्टेड दैट द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज। जो एरिक्सन ने थ्योरी दी है साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें जो एरिक्सन है वो क्या बोलता है, जब एक इंसान एडोलेसेंस में आता है, जवानी में आता है, तो उसके सामने प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। नहीं, ये गलत आंसर है। ऑटोनॉमी वर्सेस शैम एंड डाउट होता है, ये भी गलत है। अगर आपने जो थ्योरी वाला लेक्चर है, मैंने उसमें डीपली आपको एरिक्सन की थ्योरी के बारे में बताया था, आप जाके पहले वो भी देखिएगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। नहीं यार, इस जो एडोलेसेंस की स्टेज है, एडोलेसेंस की फेज है, इसमें एक इंसान के माइंड में क्या चलता है, जैसे इस स्टेज में उसको अपने करियर की परेशानी होने लगती है कि मैं कौन सा करियर मेरे लिए अच्छा है, या वो अपने आप को ढूंढने लगता है, मैं कहाँ हूँ दूसरों के मुकाबले। आर यू अंडरस्टैंड? अगर वो जैसे, अगर हम बात करें एडोलेसेंस में आता है, तो वो ये सोचने लगता है, जवानी में क्या सोचते हैं हम कि मेरे लिए कौन सा करियर अच्छा है। तो उस करियर को चूज करने में उसको माँ बाप या टीचर्स का रोल होता है, और अगर उसको माँ बाप या उसके टीचर्स ने उसको गाइड नहीं किया तो वो एक कन्फ्यूजन में आता है, कन्फ्यूजन। और इसी की बात की है एरिक्सन ने अपनी किसमें, एडोलेसेंस की जो स्टेज है उसमें। वो क्या बोलता है कि एक बच्चे, एक इंडिविजुअल की लाइफ में कैसी कौन से थॉट्स आते हैं, आइडेंटिटी, वो पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है, और रोल ऑफ कन्फ्यूजन, अगर वो अपने आप को आइडेंटिफाई ना कर पाया तो उसके को कन्फ्यूजन होता है। तो ये थे हमारे 2 to 5 MCQs। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।